विकी, ओ विकी। उन्होंने करख्त आवाज में सख्ती से डांटते हुए उसके कानों से एयर पीस खींच कर निकाले थे। उनका गुस्सा काबिल दीद था। वो सख्त खशमगी नजरों से अपने लाडले बरखुरदार को देखते हुए उससे मुखातिब थी। जी जी अम्मी। वकास नवीद उर्फ विकी बुरी तरह गड़बड़ा कर फुर्ती से खड़ा हुआ था। एयरपीस कानों में ठोंसे फेवरेट मूवी देखते विकी के चेहरे पर अब माँ के गुस्सीले चेहरे पर नजर पड़ते ही हवाइयां उड़ने लगी थीं। वो गुस्से में जवान औलाद का लिहाज किए बगैर फौरन दो हाथ जड़ देती थी। राबिया की सारी औलाद उनकी इस आदत से खाइफ रहती थी। अब्बास तो यहाँ तक कह देता था, अम्मी आप हमें जितना मर्जी डांट लिया करें, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं, आप हाथ न उठाया करें। मजाल है जो राबिया पर जरा भी असर होता, वो गुस्से में बात बाद में करती, पहले झांपड़ रसीद करती। विकी की सांस सीने में अटकी थी। माँ का गुस्सा तेज था और वो इनका इतना लाडला भी नहीं था कि वो इसका लिहाज कर जाती। वो ताबेदारी का अजीम तरीन नमूना बना आंखें झुकाए हुए था। ईशल और अब्बास के लबों पर चढ़ाई हुई दबी हंसी फैल गई, जिसे वो बिल्कुल नजरअंदाज कर गया कि इसकी आफियत इसे में थी। अम्मी के बच्चे, तुम्हें यूनिवर्सिटी से आकर और कोई काम नहीं होता? बंदा कम से कम माँ से पूछ ही लेता है कि आपको कोई काम तो नहीं है। मगर ना जी, मेरे ऐसे नसीब कहाँ। न जाने कौन सी माओ की ऐसे औलादें होती हैं। एक मेरी औलाद है कि ओह, मैं तो भूल ही गई, मेरी औलाद इंसान तो लगती नहीं है। राबिया ने बात करते करते चौंक कर गोया खुद ही को मलामत की थी। वकास अपनी इतनी शानदार इज्जत अफजाई पर इस पल को कोस कर रह गया जब उसने मूवी देखना शुरू की थी। आज ही आहिना ने मूवी की बेहद तारीफ की थी और सुए इत्तफाक मूवी नेट पर मौजूद भी थी। अब्बास और ईशल को अपनी फिक्र हो गई। राबिया के तेवर खतरनाक थे और वो वहां से खिसक गए। लो ये पैसे और मार्केट से चिकन लेकर आओ। राबिया को औलाद की गोश उमाली के बाद बिलाखिर अपनी आमद का मकसद याद आ गया था। उन्होंने पैसे ऐसे थमाए थे। जी अम्मी। फर्मा बरदारी की इंतहा थी जो वो फौरन मोबाइल छोड़कर उठ गया। उसका मूड अम्मी से मजीद डांट सुनने का नहीं था। उसने मूवी अधूरी छोड़ दी थी। तुम ये मोबाइल घर छोड़ जाओ, कहीं रास्ते में मूवी देखने ना बैठ जाना। वो मोबाइल जेब में डाल रहा था कि राबिया ने उसे फिर घुरका था। अम्मी आप भी ना हद करती हैं। माँ की डांट खामोशी से सुनता वकास मिनमिनाया था। वो इतना बच्चा भी नहीं था कि कहीं रास्ते में मूवी देखने बैठ जाता। उसे भी एहसास था कि बाबा घर आने वाले हैं और उनके आने से पहले खाना तैयार करना है। वो माँ की मजीद डांट से बचने के लिए तेजी से बाहर निकल गया। खी खी खी। उसके कानों से दोनों शरीरों की दबी हंसी टकराई थी। वो मुंह पर हाथ फेरता इन्हें बदला लेने की वार्निंग देता आगे बढ़ गया था। आपने कभी आईने में अपनी शक्ल देखी है? खूबसूरत निस्वानी आवाज में जैसे चिढ़ाया गया था। टीवी प्रोग्राम के फनी शो में सभी हाजरीन और मेजबान और मेहमान के चेहरों पर महफूज सी मुस्कुराहट बिखरी थी। प्रोग्राम का रेगुलर कैरेक्टर जोगी ने गौर से सामने हाजरीन में बैठी लड़की को देखा। ऐसी बात नहीं करते। मोहल्ले में जो लड़कियां ऐसा कहती थीं, आज मैं उनके खावन देखता हूं ना तो मेरी हंसी निकल जाती है। जोगी ने थोड़ा बुरा मानकर होस्ट को वार्न किया था। जवाबन हाजरीन और मेहमानों का जबरदस्त कहकहा उबल पड़ा था। आहिना और मिशेल का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। वो दोनों एफबी पर अपना फेवरेट टॉक शो देख रही थी। आहिना ने इश्तियाक से जोगी को देखते हुए सोफे पर धरा कुशन गोद में रखकर कोहनी टिकाई हुई थी। चूंकि कुशन मिशेल के नीचे दबा था, वो डिस्टर्ब होकर रह गई। उसका भी पूरा ध्यान शो की तरफ था। उसने बहन को महज घूरने पर इक्तफा किया था। शो खत्म हुआ तो मिशेल ने मोबाइल हाथ में ले लिया। उसकी आईडी खुली हुई थी। वो अंगूठा स्क्रीन पर फेरते हुए एफबी ऊपर करने लगी थी। लड़कियों, तुम जितना भी ब्रांडेड सूट और शूज पहन लो, तुम्हें शादी तो अपने फुप्पो के किसी सलीम, अनवर या अहमद से ही करनी पड़ती है। मिशेल ने भरपूर महफूज होते हुए बाआवाज़ बुलंद पसंद आने वाली पोस्ट पढ़ी थी। यार आईना, वाकई क्या ऐसा ही है? मिशेल पोस्ट से मुकम्मल मुत्तफिक हुई थी और उसे अपना ग्रुप याद आ गया था। हर एक के साथ ऐसा मामला नहीं होता। आहिना ने अनजाने एहसास के तहत लरस कर बहन से ज्यादा खुद को तसल्ली दी। वो दिलो दिमाग में आए वसवसों को झटक कर मुतमईन नजर आने लगी थी, मगर अक्सरियत के साथ ऐसा ही होता है। अब तुम राहिला, फातिमा, नीलम, जैनब और शाजिया को ही देख लो। मिशेल ने लम्हे भर को हंकारा भरा और फिर इसकी बात को सख्ती से रद्द करके अपनी फ्रेंड्स की मिसाल दी। राहिला, फातिमा और शाजिया अपने फुप्पोजात से मंसूब थीं और जैनब का फुप्पोजात से निकाह हो चुका था। नीलम और मिशेल बची हुई थीं। सो मिशेल को लगा जैसे किसी ने ये पोस्ट इन्हीं के ग्रुप के लिए लगाई है। इसने महफूज होते हुए पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि कल कॉलेज जाकर सबको पढ़ा सके। तुम क्या फजूल बहस लेकर बैठ गई हो? आईना सख्त बदमजा हुई। उसने मोबाइल छीनकर फेसबुक को स्क्रॉल करना शुरू किया। तुम क्यों ख्वामखा चढ़ रही हो? मिशेल ने लम्हा जाया किए बगैर फौरन जवाब देते हुए मोबाइल वापस छीन लिया। इसे स्क्रीनशॉट सेव भी करना था। वो बहन से उलझती हुई उठ गई थी। तुम्हारा क्यों मूड ऑफ हो गया है? जैसे तुम्हारी अब्दुल मुईद भाई से मंगनी हो रही हो। मिशेल उसके मुबहम रवैये को खोज चुकी थी
और वो खामखा खफा नहीं होती थी। मरो तुम, अब के इसने कहते हुए बहन को जोरदार धमोका भी जड़ दिया था। दिल वकास से जुदाई के तस्वुर से ही लरजने लगा था। वो धप धप करती वहां से चली गई। मिशेल बेपरवाही से कंधे उचकाकर स्क्रीनशॉट पर ली गई पिक सेव करने लगी थी। तुम जा रहे हो बेटा? वो ऑफिस के लिए तैयार होकर नाश्ता करके निकल रहा था कि बाबा ने उसे डाइनिंग रूम के दरवाजे पर घेर लिया था। उसने तालीम मुकम्मल करके उनका बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और वो चंद सालों में ही बिजनेस के बुनियादी असरार व अमूज समझ गया था। वो कामयाबी से बाबा का बिजनेस में हाथ बटा रहा था कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक हुआ। अगर से वो रिकवर कर गए थे, डॉक्टर ने अब इन्हें चंद माह मुकम्मल बेड रेस्ट बताया था। वो घर पर ही होते थे। बिजनेस का सारा बार अब्दुल मुईद पर आ पड़ा था, जिसे वो खुश उसलूबी से निभा रहा था। बाबा, आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है बोर्ड मेंबरान से। कंपनी को पहली बार बहुत बड़ा और अहम प्रोजेक्ट मिल रहा था। वो बाबा की मौजूदगी में तो बेफिक्री से काम कर रहा था, मगर उनकी गैर मौजूदगी में उसने समझदारी से काम लेते हुए ऑफिस की तमाम ब्रांचेस के मैनेजर से मशवरा करना जरूरी समझा था और आज इसी सिलसिले में मीटिंग भी तय थी। मुझे तुम पर फख्र है अब्दुल मुईद। वो ज़हीन नौजवान था। उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री थी और ना शानदार एकेडमिक रिकॉर्ड। वो सिर्फ अल्लाह की मदद, अपनी जहानत और मेहनत के बलबूते पर कामयाबी हासिल कर रहा था। असलम ने बेटे की हौसला अफजाई करते हुए उसका मोराल बुलंद किया था। बाबा, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। वो इज्जो इनकिसारी से मुस्कुराया। बेटा, तुम मेहनत जारी रखो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। असलम ने उसका कंधा थपथपाया। बाबा, मुझे देर हो रही है, वो आहिस्तगी से कहता साइड पर हो गया ताकि वो नाश्ते के लिए अंदर जा सके। श्योर बेटा, अल्लाह तुम्हारा हामियो नासिर हो। असलम ने सिद्के दिल से दुआ देते हुए उसका माथा चूम लिया। वो इनसे अलविदाई मुसाफा करते हुए बाहर निकल गया। असलम आहिस्तगी से डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए थे। वाओ, महानामा पाकिजा। वो यूनिवर्सिटी से आते ही रास्ते में बुक स्टॉल से नया शुमारा लेते आया था। अम्मी पढ़ने की शौकीन थी। ईशल को भी इंटर के बाद पढ़ने की इजाजत मिल चुकी थी। ईशल ने गेट खोलते ही भाई के हाथ पर नजर पड़ते ही चीख नुमा नारा मारा था। कमाल है यार, आजकल की बहनों को न जाने क्यों भाइयों से ज्यादा डाइजेस्ट अजीज हो गए हैं। दोनों भाई अकलौती बहन को सताने का मौका हाथ से न जाने देते थे। वकास ने डाइजेस्ट ईशल के ऊपर से पीछे खड़े अब्बास की तरफ उछालते हुए शोखी से बहन को छेड़ा था। भैया, अपने फेवरेट नावल की नई किस्त पढ़ने के तजस्सुस में ईशल से मजीद इंतजार दूभर था। उसने जच होकर दांत किचकिचाए। अब वो खफगी से अब्बास की तरफ पलटी थी। क्या करें भाई, जमाना ही ऐसा आ गया है। वो कौन सा कम था। इसने रिसाला बहन की पहुंच से दूर करते हुए वकास के सिमत उछाल दिया था। भैया, वो अब रोंखी हो गई थी। उसकी हालत काबिले दीद थी। दोनों की हंसी छूट गई थी। अम्मी, ईशल ने नाजुक सूरत हाल में हेड ऑफिस से रुजू करना मुनासिब समझा था और उसकी ये तरकीब कारगर रही थी। वकास ने मां के डर से रिसाला शराफत से बहन को थमा दिया था। वो दोनों को मुंह बनाकर चिढ़ाती झपाक से कमरे में घुस गई। अब्बास ने खफगी से फिजा में मुक्का लहराया, जबकि वकास ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए उसका गुस्सा कम किया था। वो यूनिवर्सिटी से लौटी तो सभी नौजवानों ने लाउंज में डेरा डाल रखा था। घर के 15 जवानों में वो दो दोशेजाई थीं। जब कभी वो सब एका कर लेते तो इन दोनों का खूब खूब रिकॉर्ड लगाते। मिशेल ने पहली बार मटन पुलाव बनाया था। वो सभी इसकी बनाई डिश में मेख निकाल रहे थे। मिशेल का दिल बुरी तरह टूटा था। वो 4th ईयर की स्टूडेंट थी और इसने कॉलेज से स्पेशल नेट पर देखी रेसिपी ट्राई करने के लिए छुट्टी की थी। यार, क्या नमक सस्ता हो गया है? अरमगान भैया ने करीब बैठे जवाब से बुरा मुंह बनाते हुए पूछा। मुझे लगता है कि मिर्च भी मुफ्त में बंटना शुरू हो गई है। साथ भैया क्यों पीछे रहते भला? वो भी पूरी तैयारी से बहन को आंख मारते हुए मैदान में कूदे थे। सुनो फहद, कौन सी मस्जिद में ऐलान हुआ था कि करीबी जनरल स्टोर से गरम मसाले की बोरी चोरी हो गई है? शहरयार भैया के कहने की देर थी कि मिशेल का जब्त टूट गया। वो भां भां करके रोने लगी थी। अरे 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 अरे। वो फौरन बहन की मदद को लपकी थी। वो ख्वाम-ख्वाह बहन से चंद रोज से रिजर्व थी। वो सोशल मीडिया पर फैले अमूमी तस्वुर के जेर असर फुफ्फो और फुफ्फोजात के जोक्स पढ़ पढ़ कर न जाने क्यों इस रिश्ते से ही चिढ़ने लगी थी और उसने बहन से जरूरत नहीं बात करने का तहैया कर लिया था। हालांकि इसकी कौन सा अब्दुल मुईज से मंगनी हो गई थी। इससे बहन के आंसू बर्दाश्त न हुए। इसने मिशेल को गले से लगा लिया था। आहिना, जरा ये पुलाव तो चखना। उसने इतनी मेहनत से पुलाव तैयार करके टेबल पर ला कर रखा था और लंच के लिए सभी को बुलाने आई थी। अभी बड़ों में से किसी ने भी खाना नहीं चखा था तो इसे फिक्र होने लगी। अगर किसी को खाना पसंद ना आया तो वो भूखे रह जाएंगे। हसास दिल मिशेल को ये गवारा न था। पुलाव लजीज था। वो सब महज इसे सता रहे थे। सो उनके चेहरों पर दबी मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो चम्मच मुंह में भरकर मशकूक नजरों से नौजवान पार्टी को घूरने लगी। वो इनकी शरारत समझ गई थी। इसी असना में मम्मा, तीनों ताइयां, दादा, मंझले ताया
और छोटे ताया भी आ गए थे। सभी ने बड़ों की मौजूदगी में शराफत का चोला पहन लिया था। मिशेल उनकी शरारत समझ गई थी। वाओ, ये मिशेल ने बनाए हैं। मंझले ताया की भारी आवाज ने खामोशी का पर्दा चाक किया था। सभी रगबत से खा रहे थे। छोटे ताया तो आधी से ज्यादा प्लेट खत्म कर चुके थे। शाबाश बेटा। छोटे ताया ने खाना खत्म करके बरमला भतीजी को दाद दी। मिशेल, ये लो अपना इनाम। मंझले ताया किससे पीछे रहते। उन्होंने करारा सा नोट निकालकर उसे थमाया। थैंक यू सो मच ताया, वरना तो आज मस्जिद में एक ऐलान भी हुआ था। पानी पीते शहरयार को अच्छू लग गया। वो बाप के गुस्से से डरता था। मंझले ताया का पूरे घर पर रौब था। उसने मिशेल को आंखों में इशारतन कुछ न बताने की मिन्नत की थी। क्या बेटा, क्या कह रही हो? वो कुछ न समझते हुए बोले। कुछ नहीं ताया अबू, मैं वैसे ही कह रही थी। मिशेल को कजन भैया पर तरस आ गया था। उसने सहूलत से बात टाल दी थी। जबकि शहरयार की चोरी छोटी ताई पकड़ चुकी थी। वो सारी नौजवान टोली की फ्रेंड थी। उन्होंने मुस्कुराकर उसे घुरका था। टेबल पर चमचों का शोर बुलंद था। बेटा, तुमने बिजनेस को खुद पर इतना सवार क्यों कर लिया है? वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था। उसकी वापसी देर से होती थी। बरसों से घर की रिवायत थी कि नाश्ता और डिनर सभी इकट्ठे करते थे, कि लंच में सबकी अलग अलग रूटीन थी। उसके इंतजार में सभी भूखे थे। हुमैरा ने तशवीश से बेटे से कहा था। असलम की तबीयत तेजी से बेहतर हो रही थी और वो अगले माह से ऑफिस ज्वाइन करना चाह रहे थे। मामा, नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम का लोड बढ़ गया है। अब्दुल मुईद ने नए टेंडर्स भी अली फर्म से मंजूर करा लिए थे। कंपनी ने अगले 5 साल के लिए अली फर्म से मुआहदा किया था। अब्दुल मुईद ने कल उन्हें नए सैंपल्स भेजना थे। उनका लेदर बिजनेस रोज बरोज तरक्की कर रहा था। अब्दुल मुईद की आवाज ही नहीं, चेहरे पर भी थकावट नुमाया थी। मामा, आप कल ही तायर मामू के यहाँ चक्कर लगाए। अब्दुल मुगीस ने माँ को मशवरा दिया। वो फार्मेसी में एमफिल कर रहा था। उसका इरादा जॉब का था। उसने एक फर्म में अप्लाई भी कर रखा था, जहां से खासा हौसला अफजा जवाब आया था। सर रियाज भी उसे सपोर्ट कर रहे थे। सच मामा, आयना आप ही हमारी भाभी बनेंगी। सेकेंड ईयर की स्टूडेंट्स नायला और आयला खासी पुरजोश हुई थी। घर में अब्दुल मुईद की आयना के लिए पसंदीदगी किसी से भी छुपी न थी। अब्दुल मुईद के चेहरे पर हल्की शर्मगी सी मुस्कुराहट बिखरी थी। भैया को देखें जरा, कैसे दिल में लड्डू फूट रहे हैं। 5 बहन भाइयों में मंझले अब्दुल मतीन ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए भाई को छेड़ा था। अब्दुल मतीन बीए के बाद तालीम को खैरबाद कह चुका था। उसका ज्यादातर वक्त घर में नेट पर या फिर दोस्तों के साथ गुजरता था। बस करो तुम लोग, क्या मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए हो? अब्दुल मुईद को आते ही सबने घेर लिया था और वो सबके नरगे में फंसा झींप रहा था। वो फितरतन कम गो और शर्मीली तबीयत का मालिक था। हुमैरा बेटे की मदद को आई। मामा, आप इन सब शरीरों को छोड़ें और खाना लगवाएं। मुझे सख्त भूख लगी है। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाते हुए उन्हें ताकीद कर गया था। उस रोज इतवार था। छोटे बड़े सभी की छुट्टी थी और सभी छुट्टी का फायदा उठाकर देर से ही उठे थे। बड़े नाश्ता कर चुके थे और छोटे नाश्ता करने की तैयारी कर रहे थे कि हुमैरा फुफ्फो तन्हा चली आई। सुबह सवेरे अचानक उन्हें देखकर सभी खुशगवार हैरत में मुब्तला थे। वो कभी यूं तन्हा नहीं आई थी और उस पर तुर्रा ये कि वो आते ही दादो के कमरे में घुस गई थी। चाय न पानी, बस वो दरवाजा बंद किए दादो से न जाने कौन सी मीटिंग में मसरूफ थी कि उन्हें गिरदो पेश का भी होश नहीं था। सितम दर सितम ये कि जो भी अंदर जाता वो बाहर का रास्ता भूल जाता। एक एक करके सभी नौजवान बुजुर्ग वहां इकट्ठे हो चुके थे। मिशेल और वो तन्हा नाश्ते के बर्तन समेट रही थी। थोड़ी देर बाद मिशेल भी गायब हो गई। उससे बहन से बेवफाई की उम्मीद नहीं थी। वो सुनगुन लेने गई थी और दादो के कमरे के अध खुले दरवाजे पर ही जमकर रह गई थी। यकीनन मामला खासा संगीन था। उसे खुद बुद्ध होने लगी। वो मुलाजमा को बर्तन देकर किचन से बाहर आ गई। अब वो जले पैर की बिल्ली के मानंद टहल रही थी। दिल वसवसों से भरा अनजाने खदशे के तहत धड़क रहा था। छठी हेज किसी अनहोनी की निशानदेही कर रही थी और अनहोनी का तस्वुर करते ही उसका दिल बैठा जा रहा था। सुहेल विला में 32 साल बाद बेटी पैदा हुई थी। खानदान और दोस्त अहबाब में हफ्तों मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई थीं। गरीब गुरबा में सदका खैरात दिया गया था। वो हुमैरा फुप्पो के बाद हुई थी। बड़े ताया के 5 मंझले और छोटे ताया के 3 और बाबा के 4 बेटे थे। वो 4 भाइयों की ही नहीं बल्कि 11 कजन्स की भी बेहद दर्जा लाडली थी। कोई उसकी आंख में आंसू बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। मिशेल के आने से उसकी अहमियत कम नहीं हुई थी। कुछ कुछ समझते और कुछ ना समझते हुए वो निढाल सी नीचे लाउंज ही में वहीं कारपेट पर बैठ गई थी। सबसे पहले फहद की आमद हुई थी। वो बेहद खुश लग रहा था। वो शौकी से गुनगुनाता हुआ आईना के करीब आकर धप से बैठ गया।
क्या मतलब? खतरे के सायरन पूरे वजूद में बजने लगे थे। हुमैरा फुप्पो की इसमें जान थी। वो ना तो रिवायती नन थी और ना ही रिवायती फुप्पो। वो खुद ही फुप्पोओं के मुतालिक फैले अमूमी तस्वुर के तहत उनसे बदगुमान थी और रफ्ता रफ्ता बदगुमानी किसी खदशे में ढलने लगी थी। वो रोंखी सूरत लिए फहद को दीदे फाड़ फाड़ कर घूर रही थी। बन्नो हमारी अनमोल, सजाओ डोली ढोलक बजा के। नौजवान पार्टी में हाजिर जवाब और बेहद शोखो शरीर फेरोज की सवारी बादे बहारी की तशरीफ आवरी हुई थी। वो भी इन्हीं के गिर्द जम गया। मासूम दिल मजीद सहम कर रह गया था। उसका फाइनल ईयर स्टार्ट था। वो अपने क्लास फेलो वकास को पसंद करती थी। उसकी मोहब्बत यकतरफा न थी। दोनों फाइनल एग्जाम्स के बाद अपने अपने घर में बात करने का इरादा रखते थे, मगर हुमैरा फुप्पो ने दोनों के प्लान पर पानी फेर दिया था। अब्दुल मुईद के बच्चे, उसने गुस्से से दांत यूं किचकिचाए जैसे उसके सामने खड़ा हो। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा था। तुम्हें पता है कि फुप्पो अंदर बड़ों से क्या बात कर रही हैं? आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब नौजवान बाहर आ गए थे और अब इसे घेरे हुए थे। शहरयार भैया ने मोहब्बत से उसके सर पर चपत लगाई। अरे अरे, दिले नातवां सहम सहम कर हलकान हुआ जा रहा था। शहरयार का थप्पड़ तो बस बहाना बन गया था, आंसू बहाने का। सब बौखला कर रह गए थे। मिशेल हनूज गायब थी। वो बहन की फीलिंग्स समझती थी, इसीलिए उसका सामना करने से फिलहाल गुरेजा थी। अरे मेरी बहना, ये आंसू अब अपनी बारात के लिए बचा कर रखो। साद भैया ने मोहब्बत से उसके आंसू पहुंचे थे। किसी शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि काश इसे एक कत्ल माफ होता। आईना बदगुमानी की इंतहा पर थी। तुम मुझसे नहीं बचोगे। आईना तसव्वुर में अब्दुल मुईद से मुखातिब थी। बदगुमानी अपनी जगह, मगर दिल भी तो वकास की संगत का ख्वाहां था। आईना बेटा, अब्दुल मुईद बेहद सुलझा हुआ लड़का है, तुम इसके साथ बहुत खुश रहोगी। ये सबसे बड़े कजन साद भैया थे। साद भैया हमेशा उसे बेटा कहकर ही मुखातिब करते थे। वो गुमसुम सोचों में गुम इनकी बात पर चौंक कर इन्हें देखने लगी थी। सभी के चेहरों पर दबा दबा सा जोश था। वो सब खुश थे, सिर्फ वही नाखुश थी। मुझे अब्दुल मुईद से शादी नहीं करनी है। वो सबके दबे जोश से सख्त खाइफ साफ इनकार कर गई थी। हाय हाय, चंद लम्हे कबल के बेफिक्र चेहरों पर तफक्कुर और तशवीश की लहर दौड़ गई थी। वो सबको उलझन में डालकर धप धप करती हुई वहां से चली गई थी। अभी तो उसे मिशेल के कान खींचना थे। कभी मसरूफ लम्हों में अचानक दिल जो धड़के तो, कभी बेचैन सी होकर अगर हर सांस तड़पे तो, कोई आतिश सितन मन में अचानक जल के भड़के तो, समझ लेना मोहब्बत का इशारा है, तुम्हें हमने पुकारा है। स्याह तारकोल की सड़क पर दो रोया दरख्तों के दरमियान किसी हसीना की दराज जुल्फों की मानिंद ताहद्दे निगाह फैली थी। दूर सड़क के इंतहाई किनारे पर लगे हुए दरख्त किसी मुहाफिज की तरह इस्तादा थे। यूनिवर्सिटी की रूट बसें आना शुरू हो गई थीं। उसकी बस सबसे पहले आई थी। वो सड़क किनारे लगी संगी बेंच पर बैठी रही। वो बेचैनी से बार बार सामने देखती और फिर कलाई पर बंधी घड़ी को। तमाम रूट्स जा चुके थे। उसकी बेचैनी और इस्तराब शदीद तैश में बदल गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वक्कास उसके सामने आए और वो उसे कच्चा चबा डाले। हुमैरा फुप्पो ने घर में जो फसाद डाला था वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। सभी घर में पहले फंक्शन के लिए एक्साइटेड थे। बड़े ताया और मंझले ताया अपने दोनों बेटों और छोटे ताया अपने बड़े बेटे की शादी भी साथ करना चाह रहे थे। हुमैरा फुप्पो की आमद से पहले घर गोया सोया हुआ महल था। किसी को अपने किसी बच्चे की मंगनी या शादी का ख्याल तक नहीं आया था और अब अचानक सबको एहसास हुआ था कि उनके बच्चे अब शादी की उम्रों को पहुंच गए हैं। आईना को फुप्पो फसादन लग रही थी और उसका कल से खून खोल रहा था और रही सही कसर वकास की बेपरवाही ने निकाल दी थी। उसकी जान सूली पे लटकी थी और इधर जनाब को कोई एहसास तक न था। जरा अब विकी का बच्चा आए तो। उसने शदीद इश्तियाल से मुठियां भींच लीं। 10 मिनट मजीद गुजर गए थे और उसका दूर दूर तक नामो निशान भी न था। वो गुस्से से बैग संभालती खड़ी हो गई। दफ्तर निगाह ऊपर उठी तो गुस्सा, हैजान, खफगी सब हवा हो गए। वो कदम उठाता धीरे धीरे करीब आ रहा था। आईना का दिल जैसे ठहर गया था। वो धप से बेंच पे बैठ गई। वो अपने जहन में बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज तरतीब देने लगी। ईशल, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आईना ने उसे जो कुछ बताया था वो सुनकर बुरी तरह सटपटा कर रह गया। उनकी मोहब्बत को 2 साल होने को थे। वो दोनों अपनी मोहब्बत सभी क्लास फेलो से छुपाए हुए थे। उनके ताल्लुक का किसी को इल्म न था। वकास तालीम मुकम्मल करके घर में आईना का जिक्र करना चाहता था। आईना भी उसकी हम ख्याल थी, मगर बुरा हो इसकी फुप्पो का जिन्होंने नया बखेड़ा डाल दिया था। वो जल्द रिश्ता भेजने का तकाजा कर रही थी। ईशल डिनर के बाद अम्मी के साथ किचन समेट रही थी। राबिया काम खत्म करके इसे किचन का दरवाजा बंद करने की ताकीद करके सोने के लिए चली गई थी। ईशल किचन का दरवाजा बंद कर रही थी कि वकास चलाया था। किस सिलसिले में भैया? वो मुतअज्जिब व मुतजस्सिस थी।
वक्कास बेहद संजीदा बल्कि परेशान लग रहा था। मामला यकीनन काफी गंभीर था। वो बहन को लिए सिटिंग रूम में आ गया। सामने अम्मी अब्बू का कमरा साफ नजर आ रहा था। उनके कमरे की लाइट्स बंद थी, यानी वो सो चुके थे। ईशल, मुझे शादी करनी है, वकास ने यूं कहा जैसे वो अपनी नहीं किसी और की शादी की बात कर रहा हो। व्हाट? ईशल की आंखें तहैयर और बेयकीनी से फटी की फटी रह गई थी। अच्छा चलो तुम मेरी मंगनी करवा दो। वकास को परेशानी में कुछ नहीं सूझ रहा था। ईशल की हैरत ने उसे बौखला दिया। भैया आपका दिमाग तो ठीक है? वो मुंह पर हाथ रखे खी करने लगी। मेरा तो ठीक है, मगर हुमैरा फुप्पो का दिमाग अचानक फिर गया है। वकास को भी वही फसाद की जड़ लग रही थी। लो भला कोई तुक थी? वो कैसी फुप्पो थी कि इन्हें अपने 15 भतीजे नजर ही ना आए थे और मासूम आयना के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। भैया कौन हुमैरा फुप्पो? ईशल ने गहरी संजीदगी से मामले की संगीनी भांपते हुए इस्तफसार किया। हूँ। वकास ने फिर उसे सारी बात बता दी। ईशल ने हंकार भरा था। वकास की मदद तलब निगाहें उस पर जमी थीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बरखुरदार। ईशल ने न जाने कब मौका पाते ही अम्मी से बात की थी और उन्होंने अब्बू से। वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर निकल ही रहा था कि उसे नवीस साहब ने घेर लिया। वो इस्तफामिया नजरों से अब्बू को देखने लगा। ये मोहब्बत और हुज्जत का बुखार तुम्हें कब चढ़ा है? उनका करख्त गुसीदा लब और लहजा उसका खून खुश करने को काफी था। अब्बू, आईना बहुत अच्छी लड़की है, अब या कभी नहीं। वक्कास उनके गुस्से से सहम रहा था। अगर वो खामोश रहता तो उसकी ये खामोशी उसकी उम्र भर की खुशियों को निगल जाती। वो पुरएतमाद सा होकर आहिस्ता लहजे में बोला था। अच्छी लड़कियां यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती हैं, अपने लिए बर तलाश करने नहीं। नवीद ने पुरनखुवत लहजे में हकारत से कहा था। उनके लहजे में अनदेखी आईना के लिए नफरत छुपी थी। अब्बू प्लीज, वक्कास एहतजाजन बोला था। समझाओ इसे राबिया, उसकी शादी मेरे दोस्त की बेटी से तय है। नवीद को खतीजा बतौर बहू पसंद थी। वो दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने के ख्वाह थे। वो कतियत भरी लहजे में फैसला सुनाकर नाश्ता अधूरा छोड़कर कमरे में चले गए थे। अम्मी प्लीज, आप सिर्फ एक बार आयना से मिल लें। अगर वो आपको पसंद ना आई तो मैं खतीजा से शादी कर लूंगा। फक्कास मल्तजी लहजे में रूहानसा होकर माँ के कदमों में दवाजनू होकर बैठ गया। बेटा, मेरे मिलने या ना मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही होगा जो तुम्हारे अब्बू ने ठान ली है। नवीद साहब का ही सिक्का चलता था। उनके रोब के सामने माँ की कोई हैसियत नहीं थी। वो बेटे के लिए बेहद अफसुर्दा थी। उनके लहजे में दुख बेबसी छुपी थी। माहौल पर यासियत छा गई थी। अम्मी, मुझे बस आयना से शादी करनी है। वकास बजिद था। वो खफगी से फैसले सुनाकर गुस्से से पांव पटकता वहां से चला गया था। राबिया ने बाप बेटी की ऐलानिया जंग पर सर पकड़ लिया। ईशल माँ के कंधे पर हाथ रखे उन्हें तसल्ली देने लगी। अब्बास गुस्से से जाते भाई के पीछे लपका था, जो उसकी पुकार नजरअंदाज किए घर का गेट क्रॉस कर रहा था। एक राह गुजर पर खुद को तमाशा किए हुए बैठा है, दिल गुबार को रास्ता किए हुए, जैसे हजूम खल्के खुदा उसके साथ है। चल उससे मांगते हैं दिल ना तवा की खबर, एक उम्र हो गई है तकाजा किए हुए। तू है नहीं है कौन ये सोचे, मैं तो हूँ महफिल को तेरी याद में बर्पा किए हुए। बैठा है इश्क मसनद इनकार पर सलीम, तरके रसूम और तर्क तमन्ना किए हुए। तुम मेरी जिंदगी हो आईना। अब्बू के साफ इनकार और अम्मी की बेबसी ने उसे लाचार कर दिया था। सुर्ख आंखों, मुस्तमिल वजूद, मलगिजा लिबास और बिखरे बालों वाला वकास उस वकास से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था जिस पर सारी क्लास की लड़कियां मरती थीं। अंदरूनी खल्फिशार और जहनी बेसकूनी ने इसे वीरान कर दिया था। वो दोनों क्लास बंक किए अपनी मखसूस जगह पर मौजूद थे। डिपार्टमेंट के पिछले हिस्से का लॉन बेहद पुरसुकून था। फिजा में खुशगवार सी महक रची थी। अवाइल सितंबर के दिन थे। फिजा में हफ्स नापैद था, लेकिन न जाने क्यों दोनों को ही अपनी सांस घुटती हुई महसूस हो रही थी। वकास, मैं भी तुम बिन अधूरी हूँ। आईना ने तड़प कर उसका हाथ थाम लिया। जिंदगी का सफर मनचाहे हम सफर की संगत के बिना किसी सजा से कम नहीं होता। वो बोझल दिल लिए नम आंखों से लब को चलने लगी थी। आईना, तुम्हारे आंसू मुझे दुख देते हैं। इसने नरमी से आईना के आंसू अपनी हथेली पर चुन लिए थे। वकास, अब क्या होगा? आईना को किसी पल करार नहीं आ रहा था। वकास के घर में वालिद का रोब था। वो तन्हा कुछ नहीं कर सकता था। आईना उनके साफ इनकार का सुनकर चकरा कर रह गई थी। डोंट वरी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम दोनों एक दूसरे के ही रहेंगे, वकास ने मजबूत लहजे में कहते हुए उसे यकीन दहानी करवाई। तुम कहना क्या चाहते हो वकास? उसके सख्त लहजे ने उसके पूरे वजूद में सनसनी दौड़ा दी थी। आईना ने पूरी जान से कांप कर उसकी सुर्ख आंखों में झांका, जिनकी सुर्खी मजीद बढ़ गई थी। बस हम अभी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं,
वकास ने अपना हतमी फैसला सुना डाला। अब्बू उसे ज्यादा से ज्यादा जायदाद से आग कर देते। वो दौलत के बिना रह सकता था मगर आहिना के बिना नहीं। वो आखिरी फैसला करके उसके जवाब का मुंतजिर था। नहीं, वो बिदक कर पीछे हटी थी। वो घर भर की लाडली, तमाम कजन और भाइयों की जान थी। वो भले वकास के बिना जिंदा दरगोर हो जाती, लेकिन वो अपने प्यारों की मोहब्बत, इज्जत कैसे अपने कदमों तले रोन देती। उसी लम्हे के हजारवें हिस्से में कई ऐसे वाकयात याद आ गए थे जब मम्मा और बाबा को उसे डांटने पर दादो या ताया से खूब डांट पड़ती थी। वो भी हतमी फैसला कर चुकी थी। मुझे भी तुम्हारी इज्जत बेहद अजीज है, हम कुछ अरसे बाद खुद बता देंगे। वो इसका जहन पड़ चुका था। उसने जैसे आईना की मिन्नत की थी, मैं अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकती। वो धोखेबाज नहीं थी। वो कैसे इतना बड़ा कदम उठाती? आईना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वकास उसे मनाने की कोशिश करने लगा। उसकी हालत हारे हुए ज्वारी जैसी थी जिसका सब कुछ दांव पर लगा था। क्या कोई और सूरत नहीं हो सकती वकास? उसकी आवाज किसी गहरी खाई से आई थी। वो अपना सब कुछ खो देने को थी। तुम मेरे अब्बू को नहीं जानती, वो कभी नहीं मानेंगे। नवीद साहब फैसले करके पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उनकी जिद्दी फितरत पूरे खानदान में मशहूर थी। वकास ने बेबसी से लब कुचले थे। वकास, तो समझो ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आईना जिंदगी को समझौते की नजर तो कर सकती थी मगर रुसवाई नहीं सह सकती थी। वो एक मोहब्बत लौटाकर बाकी मोहब्बतें बचाने का फैसला कर चुकी थी। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। वकास रो देने को था। वो घर में हर बार आजमा कर देख चुका था। हत्ता कि उसने भूख हड़ताल भी की थी मगर बेसूद। राबिया उसके गम में रो रो कर हलकान हो गई थी। उसे माँ की खातिर हथियार डालना पड़े थे। नवीद के कान पर जूं तक न रेंगती थी। हमारे रास्ते आज से अलग हैं वकास। वो मजबूत लहजे में फैसला सुनाकर उठ गई थी। वकास उसे रफ्ता रफ्ता खुद से दूर जाता देख रहा था, हमेशा हमेशा के लिए। वो उसकी जिंदगी से निकल आई थी, हमेशा हमेशा के लिए। वो जो घर भर की लाडली और जान थी, वो कैसे सबकी इज्जत और मोहब्बतों को खो देती। मामा या बाबा उसे कभी किसी गलती पर डांटते तो घर में कोई ना कोई उसकी ढाल बन जाता और वो मामा और पापा की शदीद खफकी की परवाह न करती थी। उसे एक मोहब्बत के लिए कई मोहब्बतों से हाथ नहीं धोना थे। कोर्ट मैरिज उसे किसी कीमत पर कबूल न थी। हाँ, अगर वकास इज्जत से माँ बाप के साथ उसका रिश्ता लेकर आता तो शायद कुछ बात बन जाती। इन्हीं सोचों से उसका सर दुख रहा था। वो किचन में अपने लिए चाय बनाने चली आई थी। किचन से खटर पटर की आवाजें आई तो सभी नौजवान पार्टी एक एक करके अपने कमरों से आने लगे। लेकिन उसकी खफा संजीदा सूरत देखकर किचन के दरवाजे से ही पलट जाते। उसके तेवर निहायत जारहाना थे और किसी में भी उसका सामना करने की ताब नहीं थी। और सितम ये कि उसकी खफकी सहना भी तो आसान न था। वो सब उसके लाड उठाते थे तो आहिना ने भी इन्हें बहनों जैसा मान दिया था। 100 नौजवान पार्टी ने उसे मनाने के लिए 7 भैया को टास्क दिया था। हुमैरा फुप्पो को जबानी हाँ कर दी गई थी। सिर्फ बड़े ताया थे जो आईना की रजामंदी लेना चाहते थे। सो हुमैरा फुप्पो को फाइनल जवाब देने के लिए रस्मन मोहलत मांगी गई थी। वो बखुशी मान गई थी। 7 भैया अपना टास्क निभाने के लिए मान गए थे। आईना बेटा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। 7 भैया की मुशफ़िक आवाज पुष्ट पर उभरी थी। उसने बिना पलटे पानी की मिकदार बढ़ा दी थी। वो चाय तैयार करके सिटिंग रूम में आ गई जहां 7 भैया मौजूद थे। बैठो आईना। वो कप थमाकर जाने लगी तो 7 भैया ने उसे रोक लिया। वो ना चाहते हुए भी सोफे पर उनके सामने टिक गई थी। सोबर से 7 भैया की कोई भी बात टालना उसके बस में न था। वो दानिस्ता चुप थे। आईना बेचैनी से पहलू बदलने लगी। अब्दुल मुईद में क्या कमी है बेटा? वो अपने मखसूस लहजे में नरमी से इस्तफसार करने लगे थे। वो लब कुचलती कप के किनारे पर मुस्तरिब सी उंगली फेरने लगी थी। अब्दुल मुईद में कोई कमी नहीं थी। वो बिलाशुबा किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता है मगर उसका यही जुर्म बहुत था कि उसने उससे वकास को छीना था। भैया, मुझे इससे शादी नहीं करनी है। वो नौजवान पार्टी से इसीलिए खफा थी कि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। घर में किसी को भी उसकी पसंद नापसंद की फिक्र नहीं थी। जिससे करनी है उससे रिश्ता भेजने का कहो, मैं गारंटी देता हूँ इधर से इनकार नहीं होगा। 7 भैया का लहजा नरम था, तंज ना ताना और ना ही कोई खफकी। उसने झटके से सर उठाया। दिल से बेसाख्ता आह निकली थी। दर्द दिल बढ़ गया था। आंखों में बेख्तियार नमी उभरने लगी थी जो आंसू बनकर गालों पर चमकने को बेताब थी। उसने जब्त से नमी अंदर उडेली थी। भैया, ऐसा कुछ नहीं है। वह दर्द दिल छुपाकर पुरसुकून लहजे में मोहब्बत से मुनकिर हो गई थी। वो किस बरते पर मोहब्बत का जिक्र करती? अपना भरम रखना बाज औकात कितना दुश्वार हो जाता है। आईना को पहली बार अंदाजा हुआ था। बहरहाल भरम रखना जरूरी था। तो फिर बेटा, वो इसके इनकार पर हैरान ही तो रह गए थे। वो नादानी में हीरा खो रही थी। सुलझा हुआ, ज़हीन, केयरिंग और जिम्मेदार अब्दुल मुईद किसी भी लड़की की वीरान जिंदगी में बाहर ला सकता था। भैया प्लीज,
सिर्फ अब्दुल मुईद नहीं, आप जिससे मर्जी मेरी शादी कर दे, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अजब जिद्दी सा लहजा था। साथ ठटक कर बगौर से देखने पर मजबूर हो गए थे। वो इनकी तेज जांचती निगाहों की चुभन न सह सकी। इसने दानिस्ता नजर चुरा ली थी। तुम मुझे कायल करने के लिए कोई ठोस वजह बताओ। वो हकीकत जानने पर मुसिर थे और वो बताने से हनूज इनकारी। अब्दुल मुईद की नाकर्दा जराइम में यही जुर्म सबसे बड़ा था कि वो इसकी मोहब्बत का कातिल था। भैया प्लीज, बस मुझे अब्दुल मुईद से शादी नहीं करनी है। वो बुरी तरह जच होकर रौंकी हो गई थी। उसकी पसंद नापसंद को कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही थी और सब अब्दुल मुईद के नाम की माला जप रहे थे। वो हटीले अंदाज में बदलिहाजी से मुखातिब हुई थी। वो अब्दुल मुईद से मजीद मुतनफिर होती जा रही थी। बेटा, बच्चे आग से खेलें तो बड़े उन्हें अपना नुकसान करने की इजाजत नहीं देते। नर्म खो साद भैया को पहली बार उसके हटीलेपन पर गुस्सा आया था। वो इन्हें दलील से कायल करने में नाकाम रही थी। वो फजूल जिद में इनकार कर रही थी। वो समझदार थे, उसे ऐसी नादानी की इजाजत नहीं दे सकते थे। वो तो नौजवान पार्टी का टास्क लेकर आए थे। वो नाकाम रह गए थे। उन्हें आईना की खुद से भी खफकी का वहम सताने लगा था। क्या जिद सवार हो गई है सबको। अब्दुल मुईद, अब्दुल मुईद, मेरे कान पक गए हैं ये नाम सुन सुनकर। आईना बदलिहाजी की इंतहा करते हुए चीख उठी थी। साद भैया बौंचका रह गए। उन्हें आईना से इस बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। बाबा तुमसे कल अब्दुल मुईद के मुतालिक तुम्हारी मर्जी पूछेंगे। तुम्हें उन्हें दलील से कायल करना है। साद भैया ठहरे नर्म मगर सर्द लहजे में कहते हुए चाय का कप अधूरा छोड़कर उठ गए थे। वो नाकाम रहे थे। आईना अपनी जगह सुन सी होकर रह गई। वकास बेटा, तुम कम से कम एग्जाम तो दे लो। फाइनल एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। वकास ने अपना मुस्तकबिल दांव पर लगाते हुए एग्जाम छोड़ दिए थे। वो पेपर्स दिए बिना सारा दिन घर से बाहर रहता और रात गए लौटता था। उस रोज वो लौटा तो अब्बू उसके मुंतजिर थे। कुछ भी सही, वो भी बाप थे। औलाद का दुख उन्हें भी सताने लगा था। राबिया ने खाना बेटे के सामने रखा तो नवीद भी आ गए थे। अब्बू, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। उसने नवाला तोड़कर मुंह में डालते हुए बेहद दर्जा बेगानगी बरती थी। वो बाप से कता कलामी किए हुए था और नवीद को यही दुख तोड़ रहा था। उनके सख्त गीर लेजे में कदरे लचक आई थी। बेटा, तुम जिससे कहोगे हम तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएंगे। वो अफसरदगी से मुस्कुरा दिए थे। नवाला तोड़ते हुए वकास का हाथ कपकपाया था। दुख की शदीद लहर वजूद में दौड़ गई थी। आईना की जुबानी बात तय हो चुकी थी। वो पराई हो गई थी। उसे अब अब्बू का हारना कोई खुशी नहीं दे पाया था। बास खुशियां इंसान को न जाने खुशी के बजाय दुख क्यों देती हैं। आंसू इसकी आंखों में इकट्ठे होने लगे थे। अब्बू, आपका बहुत शुक्रिया। अब उसकी चंदा जरूरत नहीं रही। वकास रुखाई भरे नरम लहजे में बोला था। नवाला हलक में अटकने लगा था। उसकी भूख मर गई थी। मैं अगले हफ्ते कनाडा जा रहा हूँ। वो बाला ही बाला अपने क्लास फेलोज की मदद से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर चुका था। रजा के दो भाई कनाडा में सेटल्ड थे। वो दोनों उसे भी बुलवा रहे थे। वकास की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ के लिए वीजे का बंदोबस्त हो चुका था। उसने अपना फैसला उन्हें सुनाया था। बेटा, इसकी क्या जरूरत है। हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो खुशहाल थे। नवीद साहब बच्चों को पाकिस्तान में ही सेटल करना चाहते थे मगर वकास का दिल क्या टूटा। उसे हर चीज उजड़ी और वीरान लगती थी। उसका यहाँ दिल न लगा था। दोनों तड़प उठे थे। इसीलिए तो जा रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ है। वो बागी हो रहा था। उसके लहजे से तनफ्फुर और बगावत की बू आ रही थी। उसने बेखौफी से बाप की आंखों में झांकते हुए जवाब दिया था। वो खाना अधूरा छोड़कर उठ गया। नवीद अंदर से टूट से गए थे। नवीद अंदर से टूट से गए थे। वो महर बेलब साकित थे। राबिया मुंह पर दुपट्टा रखे रोने लगी थी। नवीद वीरान आंखों से बीवी को देखने लगे थे। उनकी सख्त गिरी ने उन्हें तन्हा कर दिया था। आईना बेटा, तुम्हें अब्दुल मुईद कैसा लगता है। उसे हॉल में तलब किया गया था जहां सभी बड़े मौजूद थे। वो धड़कते दिल से अदालत में पेश हुई थी। पहला सवाल दादों ने किया था। उनकी बारोब व दबंग शख्सियत के सामने बोलने की हिम्मत तो बड़ों में भी कम थी। वो कहां से इतनी हिम्मत लाती कि निहायत एतमाद और धड़ल्ले से साफ इनकार कर जाती। मगर बात करना भी जरूरी था। दादो प्लीज उसके अलावा किसी से भी कर दें। दिल ने उससे ख्वामखा बैर बांध लिया था। वो ना होता तो आज वकास कनाडा न गया होता। उससे अपनी क्लास फेलो इरम से सरसरी सी गुफ्तगू में मालूम हुआ था और दिल खून के आंसू रो रहा था। जुदाई सुहाने रूह तो थी ही, अब रगों को चीरती थी। दर्द अजियत ने ढाल किए हुए थे। मुझे इनकार की वजह बताओ आहिना। बाबा ने तेज चुभते हुए लहजे में दरश्ती से इस्तफसार किया। बड़े ताया ने फौरन हाथ के इशारे से इन्हें खामोश करवा दिया था। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसकी सांस सीने में अटकने लगी थी। वो सबकी इस्तेफामिया नजरों का महवर थी और उनमें सर फहरिस्त ममा और बाबा थे। न जाने हुमैरा फुफ्फो ने उन्हें क्या घोल कर पिला दिया था कि उन्हें अपनी बेटी की खुशी नजर ही नहीं आ रही थी। आहिना तनफ्फुर से सोच रही थी। बोलो बेटा। ताया अब्बू की मुशफ़िक सी आवाज उभरी। साद भैया अपने बाबा की फोटो कॉपी थे। वैसा ही नर्म मीठा मुशफ़िक लहजा।
वैसा ही नर्म मीठा मुशफ़िक लहजा बंदे को बोलने का हौसला देता हुआ। तायाब्बू, वो बेबसी से रो दी। उसके पास किसी से शेयर करने को कुछ था ही नहीं। वो किस बर्ते पर सबसे लड़ रही थी। वकास तो मीलों दूर जा चुका था। उसे पहली बार लगा कि उसकी लड़ाई और खफगी बेजा है। वो हारने लगी थी सबकी बेलौस मोहब्बतों से। आयना बेटा, हुमैरा और असलम तुम्हें नायला और आयला से बढ़कर प्यार देंगे। ताया अब्बू ने नरमी से उसे समझाया था। बड़ों तक साद भैया ने दबे लफ्जों में उसका इनकार पहुंचा दिया था। दादों ने उससे बुलाया था ताकि वो सबकी मौजूदगी में उससे बात कर सके। आईना चुपकी रह गई। उसकी जाती रंजिश कमजोर पड़ने लगी थी। वो कोई ठोस वजह भी तो नहीं बता रही थी इनकार की। बस उसने इनकार की जिद बांध रखी थी और वो सब आकिबत नाअंदेश न थे कि इसके फजूल इनकार को अहमियत देते। आईना, अगले माह तुम्हारा निकाह है अब्दुल मुईज से। दादों ने बेलचक लहजे में अपना आखिरी फैसला सुना दिया था। वो सटपटाकर उन्हें आंखें फाड़े देखने लगी थी। दिल ने अब्दुल मुईज से मजीद जिद बांध ली थी। वो मुर्दा कदमों से अपनी किस्मत का फैसला सुनते बाहर निकल आई थी। निकाह के 15 दिन बाद ही रुखसत होकर वो हुमैरा फुप्पो के घर आ गई थी। उसे जल्द या बदेर आना तो इधर ही था, सो इसने भी कुछ पसो पेश न की। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। नफासत और सादगी से सजा कमरा मकीन के जौक का पता दे रहा था। उसके एग्जाम खत्म होने की देर थी। हुमैरा फुप्पो ने सरसों हथेली पर जमा ली थी। अब्दुल मुगीज और अब्दुल मतीन माँ का भरपूर साथ दे रहे थे। आयला और नायला भी घर की पहली खुशी पर बेहद पुरजोश थी। वो दुल्हन बनी फूलों से सजे बेड पर बैठी थी। औरतें उसे तन्हा छोड़कर गईं, तो उसने सस्ताने के लिए कमर बेड से टिका ली थी। उसके इनकार को चंदा अहमियत नहीं दी गई थी। उसने फैमिली का गुस्सा भी अब्दुल मुईद पर ही उतारा था। उसने रस्म मेहंदी से इनकार कर दिया था। सब ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसके इकरार को काफी समझा था और हुमैरा से भी सादगी का तकाजा किया था। सुहेल विला में 5 दुल्हनें आई थीं। खानदान में पहला मौका था कि 7 शादियां इकट्ठी हुई थीं। रिश्तेदारों ने भरपूर शिरकत की थी। तन्हाई मिलते ही जहनी रो अब्दुल मुईद की तरफ मुड़ गई थी। नफरत और गुस्से की शदीद लहर वजूद में उठी और वो झटके से सीधी हो गई। अगले पल वो बेड से उतर गई और वहशत के आलम में अपना सजा रूप नोचने लगी। उसने नोच कर सारे गहने उतार दिए थे। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ी हुई थी। वो सादगी में भी गजब ढा रही थी। उसने मसल कर अपने होंठ और गाल साफ किए थे। वो रगड़ रगड़ कर सारा मेकअप उतारने लगी। वहशत थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने वार्डरोब से सादा सा सूट खींच कर निकाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो चेंज करके लौटी तो अब्दुल मुईद हनूज गायब था। साहब बहादुर समझ रहे होंगे कि मैं उनके इंतजार में दीदा दिल फर्श राह किए हुए होंगी। वो पुरनहुवत हंकार उभरती लाइट्स ऑफ करके सोफे पर लेट गई थी। जल्द ही नींद उस पर मेहरबान हो गई। वो मेहमानों को अलविदा करके फारिग हुआ तो बहन भाइयों ने उसे एक लम्हा जाया किए बिना कमरे में धकेला था। उसने दरवाजा खोला तो अंधेरे ने उसका खैर मकदम किया। उसने मुहतात कदमों से बेड का रुख किया और साइड लैंप ऑन कर दिया। कमरे में मलगजा उजाला फैल गया था और आईना सोफे पर लेटी महवे ख्वाब थी। वो इसका इनकार सुन चुका था। उसे अपनी यकतरफा मोहब्बत का इल्म था। उसे हरगिज ये अंदाजा नहीं था कि आईना उसका यूं इस्तकबाल करेगी। वो घर का बड़ा बेटा था। उसने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई थी। वो खुद को बिजनेस में गुम कर चुका था। न जाने दिल ने कब आईना के साथ की तमन्ना की और कब वो इसके लिए धड़कने लगा। उसे खबर ही नहीं हुई। मोहब्बत और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। उसकी मोहब्बत का भेद अब्दुल मुगीस ने भांप लिया था और मामा तक पहुंचा दिया था। अब्दुल मुगीस 2 माह बाद सऊदिया जा रहा था। उसकी ख्वाहिश पर जल्दी शादी रखी गई थी ताकि वो भी शरीक हो सके। अब्दुल मुईद बेड के ही किनारे पर टिक गया। नजरें आईना पर मरकूज थी। वो नींद में भी बेहद हसीन लग रही थी। दिल के तकाजे बढ़ने लगे। इससे कबल के दिल के तकाजे मुजोर होते वो उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आईना आहट पर कुसमसाई। वो सूट थामे वॉशरूम की तरफ जा रहा था। आईना ने बेपरवाही से करवट बदलकर पलकें मूंद ली और वो फिर नींद की वादी में गुम हो गई। रात को वलीमा था। इसे आयला और नायला शाम से पहले पार्लर ले गई थी। वो तैयार होकर शादी हॉल पहुंची तो मेहमान खाना खा रहे थे। हॉल की टाइमिंग खत्म होने में 1 घंटा बाकी था। उसे दुनियादारी निभाने के लिए ज्यादातर खुद पे जबर नहीं करना पड़ता। स्टेज पर अब्दुल मुईद को भी साथ बिठाया गया था। वो दोनों बज़ाहिर नॉर्मल लग रहे थे। आहिना और अब्दुल मुईद गाहे बगाहे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी लेते। वो सबको मुतमईन करने में कामयाब रही थी। दादों ने दोनों में जरा सा खिंचाव महसूस किया था। फिर उन्होंने खुद को वक्त के साथ नॉर्मल होने की तसल्ली देकर बहला लिया। वो बेखबर थी कि आयना ने अब्दुल मुईद से सख्त बैर बांध लिया है। वो इससे नफरत करने लगी है। खाना खत्म होते ही मेहमान जाने लगे। हॉल टाइमिंग खत्म हो गई थी। फैमिली तस्वीर और चंद रस्मों के लिए हॉल इंतजामिया से आधा घंटा इजाफी वक्त ले लिया गया। वो जबरी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए तस्वीर बनवाने लगी थी। अब्दुल मुईद बेटा,
तुम आईना को कहीं घुमाने ले जाओ। वो डिनर की टेबल पर संजीदा सूरत लिए कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। सादा हुलिया, माथे पर बल और लिया दिया अंदाज। असलम चंद रोज से उसके तेवर नोट कर रहे थे। वो आईना की बेगानगी को अपनों से दूरी पर महमूल कर रहे थे। तभी असलम साहब ने अब्दुल मुईद को तजवीज दी थी। दोनों के बीच खिंचाव को भी सभी महसूस करने लगे थे। अब्दुल मजीद का बेशतर वक्त फैमिली के साथ और आईना का अपने कमरे में गुजरता था। भैया, आप भाभी को स्विट्जरलैंड या सिंगापुर ले जाएं और वापसी पर उम्रा भी कर लीजिएगा, अब्दुल मुगीस ने भाई को मशवरा दिया। वो शौक निगाहें आईना पर जमाए था, जिसका मुंह फूलकर कुप्पा हुआ जा रहा था। उसे इस पल किसी की भी परवाह नहीं थी। ये सही रहेगा। आयला ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। शादी को अभी हफ्ता नहीं हुआ था। वो सारा दिन घर पर पड़ी रहती थी। वो फैमिली मेंबर से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। हालांकि उसकी शादी से पहले नायला और आयला से काफी जमती थी। अब्दुल मुईज महज मुस्कुराने पर इक्तफा कर रहा था। वो जी जान से जल गई। आईना यार, तुम तो बिरयानी लो, मामा बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हैं। वो लबों पर चुप का कफल लगाए अपने प्लेट पे झुकी थी कि अब्दुल मुईद ने उसके सामने बिरयानी की डिश रखी। वो सबके दरमियान यूं पोज कर रहा था जैसे वो दोनों नॉर्मल हैप्पी कपल हों। आईना का खून खोल उठा। गुस्से की शदीद लहर ने उसकी गुलाबी रंगत में सुर्खी भर दी थी। वो टी पिंक कलर के हल्के कामदार सूट में मलबूस बगैर मेकअप के सादगी में भी बेहद जच रही थी। नो थैंक्स। आईना ने शरारे उगलती आंखों से उसे देखते हुए खफकी से दांत किचकिचाए थे। अब्दुल मुईद ने डिश टेबल पर रख दी और खुद अपनी प्लेट से खाने में मसरूफ हो गया। भैया, फिर आप जल्द कुछ डिसाइड कर ले। अब्दुल मुगीस ने दोबारा गुफ्तगू का टूटा सिरा वहीं से जोड़ा जहां से आईना सुनना ही नहीं चाहती थी। अब्दुल मुगीस, तुम क्या मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हो? वो डिसाइड कर लेगा, हुमैरा फुप्पो ने जैसे ही उसकी गुलू खुलासी करवाई थी। अब्दुल मुईद आईना के सामने इस टॉपिक पर बात करते हुए सबके सामने हिचकिचा रहा था। वो इसके हिचकिचाहट भांप गई थी। टेबल पर खामोशी फैल गई। चमचों का शोर था जो धीमी मौसीकी की तरह खामोशी का पर्दा चाक करता था। वो गुस्से से कमरे में दाखिल हुई थी। उसने दरवाजा धाड़ से बंद किया और कमरे की चीजें ख्वामख्वाह उलट पुलट करने लगी। इश्तियाल और नफरत की शदीद लहर जहन को जहरीला कर रही थी। अब्दुल मुईद बेड पर नीम दराज कुन अखियों से उसकी हरकतें नोट कर रहा था। वो चीजों पर गुस्सा निकालकर सोफे पर जा बैठी। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है। तुम अपने दिमाग से हनीमून का खुन्नास निकाल दो। वो चंद सानियों बाद गुस्से से मुठियां भेजती हुई उसके रूबरू थी। उसका दिलकश सरापा अब्दुल मुईद की होश उड़ाए दे रहा था। वो यकटक उसे तकने लगा था। नजर में इस्तेहकाक मौजूद था। वो लम्हे भर का जुज़बुज़ हुई थी। मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। अब के गुस्से से माथे पर तेवरी भी डाली गई थी ताकि मद्दे मुकाबिल मंसूबे को अमली जामा ना पहना सके। वो इसकी सूरत तक देखने के रवादार न थी। कुजा ये कि वो हनीमून पर जाती। मैंने सुन लिया है, अब्दुल मुईद ने पुरसकून लहजे में गोया उसे तसल्ली दी थी। आई हेट यू अब्दुल मुईद, वो शरारे बरसाती हुई कहकर पलट गई थी। वो बुत की मानिंद साकित रह गया। वो आईना की खफगी समझ रहा था। वो इसकी नफरत थी और महबूब की नफरत सहना दिल गुर्दे का काम है। उसने आईना से मोहब्बत नहीं इश्क किया था। अब हनीमून पर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तुम बेहद हसीन लग रही हो। दावतों का सिलसिला शुरू हो गया था। वो दावत पर जाने के लिए मेहंदी और डार्क मैरून कलर्स का कॉम्बिनेशन सूट पहने, कानों में डायमंड लगे व्हाइट गोल्ड की टॉप्स पहने, पार्टी की मुनासबत से किए नफीस मेकअप में बेहद हसीन लग रही थी। कमीज के गले और आस्तीन पर बड़े बड़े फैंसी बटन्स लगे हुए थे। उसकी दूधिया रंगत दमक उठी थी। अब्दुल मुईद कमरे में तैयार होने आया तो वो भी मबूहत रह गया। आईना के हुस्न ने जैसे उस पर सहर फूंक डाला था। वो अपनी धुन में तैयार हो रही थी कि निगाहों के इर्तिकाज ने उसे पलटने पर मजबूर किया था। उसके माथे पर नागावारी से बल पड़ गए। अब्दुल मुईद महसूर सा होकर उसके करीब आ गया। तुम पीछे हटो। गर्म सांसों का जीरो बम उसकी गर्दन को झुलसाने लगा तो वो करंट खाकर उसे पीछे धकेलती तेजी से दूर हुई थी। आईना, तुम बेहद हसीन लग रही हो। अब्दुल मुईद ने जैसे सुना ही नहीं था। वो 2 कदम आगे बढ़ा। आईना को इससे पहली बार बेहद खौफ आया था। वो इस वक्त तमाम हदें फलांगने पर आमादा लग रहा था। उसकी नजरों में वाज़े इस्तेहकाक था। वो सहम कर रह गई। और तुम इस पल जाहिल लग रहे हो। आईना के लहजे में बेपनाह नफरत छुपी हुई थी। वो आयला के इसरार पर तैयार हुई थी। घर में और सब भी उनके दरमियानी फासले से वाकिफ होने लगे थे। वो इसकी बात मानकर पछता रही थी। अब्दुल मुईद पर तारी सहर छन्नाके से टूट गया। वो अपनी जगह थम गया। एहसास तौहीन से कनपटियों में गर्म खून ठोकरे मारने लगा था। मैडम, आपने शायद कभी जाहिल नहीं देखे हैं। उसने गुस्से से इसका बाजू थाम कर उसे खुद से करीब किया। उसकी सख्त गिरफ्त से आईना के बाजू पर सुर्ख निशान पड़ गया था। मारे बेबसी के आंखों में आंसू तेजी से जमा होने लगे थे। मुझसे आइंदा सोच समझ कर बात करना मिस आईना। उसे आईना की रूहानी सूरत पर तरस आ गया था। उसने झटके से उसका बाजू छोड़ा
और आयरन स्टैंड से अपने प्रेस के कपड़े उठाकर तैयार होने वॉशरूम में घुस गया। आयना आंसू पीती अपना बाजू मसलने लगी थी। वो चाय के बाद सोने के लिए सोफे पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। अब्दुल मुईद की जुर्रत ने उसे हिरासा कर दिया था। वो जरा सी आहट पर भी बुरी तरह चौंक जाती थी। वो अभी कमरे में नहीं आया था। दिल में अजब सा खौफ समा गया था। बेड और सोफे में चंद कदम का फासला ही तो था। उसने बेसाख्ता झुरझुरी ली थी। वो सोफे से चादर उठाकर कारपेट पर आ गई। वो तकिया दोनों बाजुओं में भेजे हुए लेटी थी। दावत से शाम गए वापसी हुई थी, सो किसी को भी भूख नहीं थी। सबने चाय पीने पर इत्तफा किया तो जल्द नींद से आंखें बोझल होने लगी तो दोनों पपोटे बंद होते देर न लगी थी। दिमाग से लिपटी परेशान कुन सोचें भी थक कर सुकून की मतलाशी थी। मोहतरमा, आप मुझ पर न सही कम अज कम खुद पर तो एतमाद करना सीख लें। उसे सोए थोड़ी देर हुई थी कि दुरुस्ती से कहते हुए उसके ऊपर से चादर खींची गई थी। घर में दबे लफ्जों आना के सर्द रवैये के मुतालिक बातें होने लगी थी। वो बमुश्किल सबको मुतमईन करके आया था। अगर इसे कोई कारपेट पे सोता देख लेता तो उसकी क्या इज्जत रह जाती। उसका गुस्सा फितरी था। आईना की नींद तपे हुए अब्दुल मुईद को देखकर उड़न छू हो गई। वो झटके से उससे चादर छीनकर खड़ी हो गई। मुझे खुद पर एतमाद भी है और अपनी हिफाजत करना भी आता है। वो अब्दुल मुईद की बात पर सर तापा सुलग उठी थी। वो महज इसे बावर करवाने को सोफे पर आ लेटी थी। गुस्से से नन्ही नाक सुलग कर सुर्ख हुए जा रही थी। दिले नादान ने शिद्दत से उसके नाक छूने की ख्वाहिश की। वो अपनी दोपहर वाली इज्जत अफजाई न भूला था, सो दिल की ख्वाहिश दिल में दबाता दिल महसूस कर रह गया। आईना की खफकी पर उसके लबों पर दबी मुस्कुराहट बिखर गई थी।